अरे मुझे एक बात बताओ ना, यादव तो वो लोग हैं जिन्हें ब्राह्मणों की कभी जरूरत नहीं हुई। यादव तो यदुवंशी है, यादव तो कृष्णवंशी है, यादव का तो अपना इतिहास रहा है, यादवों को अपने राजा रहे हैं। यादव समाज तो कभी, जो यदुवंशी समाज है उसने कभी इस समाज की गुलामी करी नहीं। तो आज गुलामी क्यों? मुझे बताओ, क्या भारत के अंदर यदुवंश नहीं था? क्या भारत के अंदर यशुवंती राजा नहीं रहे? क्या जो भारत के जो कृष्ण हैं वो यदुवंश के नहीं थे? परंतु आज ये दिखाया जा रहा है कि अगर ब्राह्मण कर्म कांड नहीं करेगा तो यादवों का विनाश होगा ना। यादव, देखिए मैं खुल के कह रहा हूँ कि यादव समाज इतना कमजोर नहीं है, और यादव और शेड्यूल कास्ट समाज ही एकमात्र ऐसे समाज है, यादव मतलब ओबीसी समाज, जो जिस दिन ये बात समझ जाएगा कि इन लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ। परंतु जब जब ये वर्ण विवादी व्यवस्था ने ये देखा कि ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इनका विरोध किया और इस प्रकार के प्रपंच सच्चे। ये केवल इटावा की घटना थोड़ी है। अरे भगवान से ब्राह्मण के हैं, यादव वंश के या ओबीसी समाज के नहीं है। खुद का बंगला जो गंगा जल से धोया गया, उन्हें खुद को टोटी चोर कहा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे कर्मकांड और सारे विधान जो है उसी व्यवस्था से करवाई जिस व्यवस्था का वो आज वो विरोध कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस पूरे मामले को? एक शेर है साहिल लुधियानवी का कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो आज वो कहानी हुई। अब देखिए, सवाल ये नहीं कि वो पिटे, वो छिते, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनके बदनामी की गई, लेकिन आज उन्होंने एक इतिहास बनाया। इतिहास क्या, मेरे जीवन में पहली बार और ऐतिहासिक रूप से पहली बार एक बात सिद्ध हो गई। आप ये देखिए कि जब यादव समाज न्याय मांगने आया तो उन पर गोलियां चलाई गई। कोठी है उसको गंगा जल से धोया गया, उसके बावजूद भी ये लोग वर्ण व्यवस्था का पार्ट बने रहना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। देखिए, इस बात से आपको एक बात सीख मिलती है कि अनुसूचित जाति की जो जाटो चमार जातियां हैं या शायद वाल्मीकि जातियां हैं, आज से 30-40 साल पहले तक जब इनके यहाँ पर कोई कर्मकांडी पंडित नहीं आता था तो गांव का जो बुजुर्ग है वो विवाह संपन्न करवाता था। अभी भी करता नहीं, अभी भी उन गांव में करता है जिन गांव में गंदगी नहीं फैली। और लेकिन जैसे जैसे हम पे पैसा आया, जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमें लगा हम वन व्यवस्था का पार्ट है, हमने अपने बड़े बुजुर्गों को दरकिनार करके पाखंडियों को लाना शुरू कर दिया। पर यादव तो क्षत्रिय बन के घूम रहा था ना, पर इस घटना ने तो उनको बता दिया तुम्हारी। देखिए, नहीं, मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे जो यह है ओबीसी यादव समाज का पक्ष क्यों लेना चाहते हैं? मुझसे अगर आप बात करिए अनुसूचित जाति के बारे में बात करिए। अब यादव समाज, आपके बड़े भाई है ना यादव भी, हाँ तो यादव बड़े भाई हैं, तो ये बात लक्ष्मण यादव से पूछिए ना, ये बात लालू यादव से पूछिए, ये बात अखिलेश यादव से पूछिए। आप सत्यप्रकाश गौतम से क्यों पूछ रहे हैं? जब ये लोग रिजर्वेशन का विरोध कर सकते हैं, इन लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि अनुसूचित जाति का लोग मरने मिटने के लिए? धर्म की अफीम खाओ तुम, धर्म का फायदा उठाओ तुम, धर्म के नाम पे अनुसूचित जाति को मारो तुम। आप मुझसे बात करिए, मुझसे कहिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, समाज की क्या प्रतिक्रिया है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जब तक भारत के अंदर घोड़ी चढ़ने पर, मंदिर जाने पर, पानी पीने पर और ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार करता रहूंगा। तो आपका शोषण, आपको अछूत कहा जा रहा था, तो यादव को भी कहा जाना ना देखिए एक यादव कथावाचक नहीं बन सकता। मेरी एक बात सुनिए, मैं आप इतिहास और माइथोलॉजी के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ पे 4 वर्ण हैं और 5वां वर्ण है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जहाँ तक बात है, ये वर्ण व्यवस्था का अपने आप को पार्ट मानते हैं। जहाँ तक अवर्ण की बात है, वो है अछूत, जो कि आज के अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कभी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कभी वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसी वर्ण व्यवस्था जो कि जाति पर आधारित हो, हम ऐसी वर्ण व्यवस्था को तो मानते हैं नहीं। देश संविधान से चलता है ना? नहीं, संविधान से चलता है तो संविधान ये तो नहीं कहता कि आप सारे के सारे कर्मकांड जो है एक विशेष वर्ग के हाथे कराओ। कहाँ लिखा हुआ संविधान में? यही तो कर रहे थे यादव, खुद कथावाचक बन के देखिए। वो देखिए मेरी बात, कथा कहने गए थे, देखिए ये देखिए आप, यही तो सारा मामला है। मेरी लड़ाई आपसे यही है। जब बहुत बड़े बड़े लोग जो कथावाचक हैं, जो वर्ण व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हमें सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे किस बात की आपत्ति? पर ब्राह्मणों को आपत्ति होगी ना? नहीं कि आप व्यास पे कैसे बैठ सकते हैं? आप तो ओबीसी हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, उनके साथ जो ढोलक वाला था, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा आदमी नहीं पिटा, पिटी एक व्यवस्था, वो पिटी एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था वो जो जिसे लगता है कि भगवान का गुण गाने से वो बच जाएंगे और 33 करोड़ देवी देवता उन्हें बचाने आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा आदमी तो वो होगा जो संविधान की बात करेगा, मेरा आदमी वो होगा जो मानवता की बात करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज अगर देखिए आप अनुसूचित जाति के बारे में एक बात समझिए कि अनुसूचित जाति पर जब भी कोई अत्याचार होता है तो अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं कि हम अपने मूल धर्म में वापस जा रहे हैं। मूल धर्म कौन सा? बुद्धिज्म।
वही ओबीसी जातियां भी बहुत सारी हैं, मौर्य है, शाक्य है और कुर्मी है, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं। उनको ये पता है कि उन्हें अगर प्रायोरिटी देनी है तो बुद्धिज्म में देनी है या सनातन में देनी सर है। ये कोई पहली घटना थोड़ा, एक पटेल लड़की थी उसके साथ भी तो ये हुआ, वो भी कथावाचक थी, एक साहू थी लड़की उसके साथ भी यही हुआ कि तुम कैसे कथा कर सकती हो, ये तो एकाधिकार ब्राह्मणों का है। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी वेद किसी उपनिषद में अगर ये लिखा हो कि ये एकाधिकार ब्राह्मणों का है तो आज से ही मैं गुलामी करना शुरू कर दूंगा। वो तो कह रहे अरे धर्माचार्य कह रहे कि शास्त्र नहीं कहते अरे ब्राह्मण कोई उस व्यास पे बैठे। अबे तुम्हारे सारे शास्त्र और संविधान का आर्टिकल 14 एक बराबर है। संविधान अगर समानता का अधिकार देता है और तुम्हारे 1000 शास्त्र नहीं देते तो संविधान को प्राथमिकता होगी ना कि शास्त्रों को। और शास्त्रों में बताए ना कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में, खैर मनुस्मृति को मैं छोड़ देता हूं, तो मैं वेदों की बात कर रहा हूं, कौन से वेद में लिखा है कि जो कथा है या कोई भी गैर ब्राह्मण का व्यक्ति क्या ये अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करना चाहते हैं इसके इनके हिसाब से, तो फिर ना तो वैश्य, ना ही क्षत्रिय, ना ही शूद्र, कोई भी कथावाचक नहीं बन सकता। नहीं ये तो शास्त्रों की बात हो गई। नहीं ना, संविधान क्या कहता है, कोई भी किसी भी जाति का क्या कर सकता है। मैंने क्या कहा, इनके 1000 ऐसे जो है शास्त्र आ जाए और संविधान का आर्टिकल 14 आ जाए, संविधान का आर्टिकल 14 प्रिवेल करेगा और कोई भी व्यक्ति इस बात के अंदर कुछ भी कथा भी कर सकता है, पूजा भी कर सकता है, अपने रिचुअल्स भी बना सकता है, उसे मानने का भी अधिकार है, तो नाम मानने का भी पूरा अधिकार है। यादवों को क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से? ना मैं मुझे फिर वही बात कि मैं कौन, मैं खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम मुझसे बात करो कि अनुसूचित जाति के लोग क्या सीख ले सकते हैं इस घटना से। अनुसूचित, आप एक जागरूक इंसान है तो आप दिशा दे सकते हैं ना, वो भी आपके बड़े भाई हैं। नहीं पहले मैं अपनी राय रख सकते हैं। पहले मैं अनुसूचित जाति को अपनी सलाह दे दूं कि जैसे 50 साल गांव में बड़े बुजुर्ग जितने भी संपन्न कराते थे, विवाह संपन्न कराते थे, अपने उनके सारे कल्चर थे, अपने उनके विधान थे, आप उनसे कराइए। दूसरी बात कि यादव समाज, यादव नहीं मैं बेसिकली ओबीसी समाज की बात कर रहा हूँ, ओबीसी समाज आत्मा है और उस आत्मा को अगर ये निकालना चाहते हैं तो यकीन मानिए शरीर भी नहीं बचेगा। और ओबीसी समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये वर्ण व्यवस्था ही उनका जो शोषण का मूल आधार है और इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कथा करके हो, चाहे वो विधान करके हो, चाहे वो पूजा करके हो, चाहे वो अर्चना करके। तो एक ही जाति का अधिकार है क्या इस पे? ना कहाँ लिखा है, कौन सी जाति का लिखा है मुझे बता दो। चलो जाति की बात भी मैं आपके, क्यों उनका मुंडन हुआ, क्यों उनको पीटा गया, क्यों उनकी नाक रगड़वाई गई? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि क्यों उनको पीटा गया, क्यों उनका मुंडन हुआ। देखिए अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने एक महिला के साथ छेड़छाड़। अब महिला मुस्कुरा के जो इंटरव्यू दे रही है उससे क्लियर पता लग रहा है कि क्या छेड़खानी हुई। अरे ये महिला वही है जिसने भारत का इतिहास बदला है। अरे ये महिला वही है जिस महिला ने छेड़खानी का आरोप लगा के ओबीसी और एससी समाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परंतु मैं आज आपको एक बात बता दूं, भारत का ओबीसी और एससी समाज कानून में विश्वास रखता है, इतना भी नहीं कि वो लोग कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कमजोर है, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए का अपमान है ये ना। वो देखिए अखिलेश यादव की अगर आपको बात करनी है तो लक्ष्मण यादव से करिए। अखिलेश यादव तो वही है जो कल साहू जी महाराज की जयंती बना रहे हैं और उन्होंने भदोही जिले का नाम जो साहू जी महाराज के नाम पे था वो बदल दिया, छत्रपति फूले जी महाराज का नाम बदल दिया। तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनका जो खुद का बंगला जो गंगा जल से धोया गया, उन्हें खुद को टोटी चोर कहा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे कर्मकांड और सारे विधान जो है उसी व्यवस्था से करवाई जिस व्यवस्था का वो आज वो विरोध कर रहे हैं। भाई मुझे बता दो अखिलेश यादव कि क्या जो यादव समाज के साथ हुआ कथा कहने पे आप क्लियर रूप से बात बोल सकते हो कि आप उसके समर्थन में या विरोध में? अगर आप ये कहते हैं विरोध में, जिस दिन इसने अखिलेश यादव ने बात बोल दी कि जो उनके साथ हुआ यादव समाज के साथ वो गलत हुआ है और इस गलत होने का कारण जो एक पूर्ण व्यवस्था है, मैं उस दिन से ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लूँ। यादवों में रोज सर कई यादवों ने ये कहा कि हम बहिष्कार करते हैं, नहीं हम ब्राह्मणों को अपने कर्मकांड में नहीं बुलाएंगे। अरे मुझे एक बात बताओ ना, यादव तो वो लोग हैं जिन्हें ब्राह्मणों की कभी जरूरत नहीं हुई। यादव तो यदुवंशी है, यादव तो कृष्ण वंशी है, यादव का तो अपना इतिहास रहा है, यादवों को अपने राजा रहे हैं। यादव समाज तो कभी, जो यदुवंशी समाज है उसने कभी इस समाज की गुलामी करी नहीं, तो आज गुलामी क्यों? मुझे बताओ, क्या भारत के अंदर यदुवंश नहीं था? क्या भारत के अंदर यशुवंती राजा नहीं रहे? क्या जो भारत के जो कृष्ण हैं वो यदुवंश के नहीं थे? और जो माइथोलॉजी के कृष्ण हैं और यदुवंश के जो कृष्ण हैं वो दोनों अलग हैं।
तो यदुवंशियों को, यादव वंश को, मूल वंश को, इस भारत के जो लोग हैं उन लोगों को इन व्यवस्था की, इस विचारधारा की कभी ना तो जरूरत पड़ी थी ना पड़ेगी। परंतु आज ये दिखाया जा रहा है कि अगर ब्राह्मण कर्म कांड नहीं करेगा तो यादवों का विनाश होगा ना। यादव, देखिए मैं खुल के कह रहा हूँ कि यादव समाज इतना कमजोर नहीं है, और यादव और शेड्यूल कास्ट समाज ही एकमात्र ऐसे समाज है, यादव मतलब ओबीसी समाज, जो जिस दिन ये बात समझ जाएगा कि इन लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ। अब आप ये देखिए कि रोज यादव तो कह रहे हैं कमजोरी है ये हमारी, देखिए हम ही को पीटा कर हमारे ऊपर केस हो रहा ना। देखिए ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था मैंने बताई ना कि एक, मैं फिर दोबारा मैं ये बात रिपीट नहीं करना चाहता कि यदुवंश के लोगों को, इन लोगों की कभी कोई ज़रूरत नहीं हुई। इनका अपना एक इतिहास रहा, इतिहास ग्लोरीफाई इतिहास रहा, आज भी रहा। परंतु जब जब ये वर्णवादी व्यवस्था ने ये देखा कि ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इनका विरोध किया और इस प्रकार के प्रपंच सच्चे। ये केवल इटावा की घटना थोड़ी है। देखिए आप ये देखिए कि इन्होंने कहा कि 2 आधार कार्ड लेके वो आए थे, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज कराई, 2 एफआईआर। अच्छा, अरे नाम छुपा लिया, तुम तो नाम बदल बदल के तुम्हारे क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम्हारे नाम बदल बदल के तुम्हारे फिल्में बना रहे हैं, नाम नौकरी कर रहे हैं, नाम बदल बदल के 4-4 शादियां कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ तो आपने आज तक नहीं की। एक व्यक्ति जो भगवान की राह में भगवान का उपदेश देने एक किसी गांव में चला गया, तो वहाँ आपको ये बात हजम नहीं हुई। अरे भगवान से ब्राह्मण के हैं, यादव वंश के या ओबीसी समाज के नहीं है। और देखिए मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर भग रागो भग दोषो भग मोह भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ऐसी किसी व्यवस्था का ना तो पार्ट था, ना हूँ और ना रहूँगा। परंतु यादव या ओबीसी समाज को ये बात समझनी होगी कि ये लड़ाई एक व्यवस्था की है। अब ये देखिए कितनी नफरत है उन्हें, और ओबीसी समाज को, यादव को वो कहते हैं अरे मैं हरिजन थोड़ी हूँ, यानी कि वो वहाँ पर उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो अनुसूचित जाति से ऊपर हूँ। अब आप एक बात बताएं, जब उस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता है कि ना आप मुझ पे अत्याचार नहीं कर सकते परंतु हरिजन पे कर सकते, तो ये जो लड़ाई व्यवस्था की विचारधारा की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समझनी पड़ेगी। और इसको समझने के लिए राजनीतिक रूप से जो लोग आज शूद्र समाज की जो रोटियां सेक रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है यादवों का ये घटना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि हिंदू राष्ट्र में उनका स्वागत है कि ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य करुद्दस्य वैसे शूद्रो जनों, कि शूद्रों का जो स्थान है वो पैरों में है, बनियों का पेट में है, क्षत्रियों का बाहु में है और ब्राह्मणों का मुख से।